नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम फिर से आपके सामने हैं और आज जो टॉपिक हम लेके आ रहे हैं ये है यूनियन बजट का। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने यूनियन बजट से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक और करंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बनाने की कोशिश की है। और ये पर्टिकुलर वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चों के लिए है, ठीक है, और दोनों भाषाओं का हमने इसमें उपयोग किया है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 35 के आसपास क्वेश्चन जो हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस इससे बनाए जा सकते हैं वो पूछने वाले हैं और इससे आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा यूनियन बजट का, ठीक है। तो वीडियो को आप अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पीडीएफ्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। कोडिंग डिकोडिंग के आपको कंपाइलेशन चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और भी टॉपिक्स जो हैं रीजनिंग के, उनकी भी एक अच्छी पीडीएफ बनाकर हमने वहाँ अपलोड की हुई है। हमारी मंथली मैगजीन जो होती है वो भी हम अपने ऑफिशियल चैनल पर अपलोड करते हैं, इसको भी आप जाके देख सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने जितने भी पिछले एक साल के अपॉइंटमेंट्स थे जनवरी 2022 से 2023 के, उसका पूरा एक अपॉइंटमेंट का क्या डाला है, पीडीएफ डाला है, ठीक है। उसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे मैथ्स के होते हैं प्रैक्टिस सेट वगैरह, वो भी हम डालते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम क्या किया हुआ है, जिसमें हमने क्या किया कि हम 2 सब्जेक्ट को ले रहे हैं, रीजनिंग और इंग्लिश, और मैथ्स और जीएस, ऐसे 2 सब्जेक्ट को हमने क्लब किया हुआ है। और ऑल्टरनेट डेज पे हम क्या करते हैं, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन मैथ के और 15 क्वेश्चन जीएस के हम जो है क्विज की फॉर्म में अपने क्विज चैनल पर अपलोड करते हैं, ठीक है। आपका कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पर उसका आंसर दिया जाता है। इस पर्टिकुलर चैनल का हैंडल जो है वो है A2B क्विज। इसको आप अपने टेलीग्राम चैनल पर डालकर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। और सेकेंडली इसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। साथियों, इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमारे ऑफिशियल चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका हैंडल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, ठीक है। और ये हमारा डाउट ग्रुप है, डाउट ग्रुप AB, ठीक है। इस नाम से आप हमारे डाउट ग्रुप पे जुड़ सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट है तो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें आप। क्वेश्चन में पूछा गया है द वर्ड बजट हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो जो बजट शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो बजट है वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। और अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। तो ये जो जिस फ्रेंच वर्ड से ही लिया गया है उसको बोलते हैं बॉगेट, ठीक है। तो बॉकेट वर्ड से ही वर्ड लिया गया है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिटिल बैग, ठीक है। और इसी को सिंबलाइज कराते हुए आपने देखा होगा कि जो पहले बजट होता था वो एक ब्रीफ केस में मतलब लेके आया जाता था, और उसके बाद 2021 के बाद और 2021 में, ठीक है, जैसे 21, 2022 और 2023 के जो बजट थे, ये बजट कैसे थे, पेपरलेस। ये भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि इसको हम अपने आने वाली स्लाइड्स में भी कवर करेंगे। स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 3 साल हैं, पिछले 3 साल से हम जो है बजट वो पेपरलेस लॉन्च कर रहे हैं। और पहला ऐसा स्टेट जिसने पेपरलेस बजट लॉन्च किया है वो है यूपी। 2021 में इन्होंने अपना पेपरलेस बजट इंट्रोड्यूस किया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया कि 2017 से पहले जो बजट था वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में अनाउंस किया जाता था। बट 2017 के बाद ये क्या हुआ कि 1 फ़रवरी या पहला वर्किंग डे फरवरी का वहाँ पे जो है बजट को लॉन्च किया जाने लगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है जो आपसे पूछा जा सकता है कि 2017 से पहले फरवरी के एंड में बजट को लॉन्च किया जाता था और 2017 के बाद फरवरी के 1 वर्किंग डे में जो है बजट को लॉन्च किया जाने लगा, ठीक है। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में पूछा गया हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बजटरी सिस्टम। तो इंडियन बजटरी सिस्टम के फादर किसको बोला जाता है, ठीक है। तो भारतीय बजट प्रणाली का जो जनक है वो है जेम्स विल्सन, ठीक है। और ये कौन है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्सन है जिन्होंने भारत का पहला बजट जो है इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और ये कब किया था, 1860 में। ये साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको याद रखना है बाय हार्ट कि 1860 में इन्होंने क्या किया था, पहला बजट इंट्रोड्यूस किया था भारत के लिए, ठीक है। तो जेम्स विल्सन जो है
ये आपको याद रहना चाहिए। ये सी.डी. देशमुख आपको पता होगा, ये भारत के पहले फर्स्ट इंडियन गवर्नर हैं किसके, आरबीआई के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, ये हालांकि मैंने आपको बता दिया कि पहला बजट इन्होंने प्रेजेंट किया था और कौन से सन में, 1860 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है साथियों, इसको देखो। और इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए हैं, ठीक है ना, ताकि एक आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। तो क्वेश्चन में पूछा गया व्हेन वाज द फर्स्ट बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया। तो इसका अभी हम देख के आए। पहला जो बजट था ये लॉन्च किया था जेम्स विल्सन ने, और इनको बोला जाता क्या, फादर ऑफ इंडियन बजटरी सिस्टम। ये साथियों मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको दोबारा वीडियो देखनी ना पड़े। ठीक है, आपको एक ही बारी में ये चीज़ सारी याद हो जाए। जेम्स विल्सन को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन बजटरी सिस्टम, और इन्होंने पहला बजट पेश किया था इंडिया के लिए, और कब, 1860 में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो आप। तो क्वेश्चन में पूछा गया इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड बजट हैज़ बीन मेंशन्ड। तो बजट जो शब्द है ये हमारे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है। तो इसका सही आंसर है नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग में ये बजट जो सिस्टम है इसको मेंशन नहीं किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो बजट जो है इसकी जगह पर एक वर्ड यूज़ किया गया है जिसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसके तहत जो है सरकार ये सब करती है। ठीक है, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये अनुच्छेद में किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो ये आर्टिकल 112 के तहत आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बजट के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 टाइप के बजट होते हैं। बैलेंस बजट, जब आपके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों सेम हो। डेफिसिट बजट, अब देखो डेफिसिट कब होता है, घाटा कब होता है, जब आपके जो रेवेन्यूज़ हैं, जो आपके पास कमाई है वो तो कम हो जाए और आपके खर्चे जो हैं वो बढ़ जाएं। ठीक है, तो जब आपका एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाएगा रेवेन्यू को, तो आपका जो बजट होगा वो डेफिसिट बजट होगा। सरप्लस बजट क्या होता है, सरप्लस मतलब अधिकतम आपके पास जोड़ कब होगा, जब आपके जो रेवेन्यू है वो आपके एक्सीड कर जाए किसको, एक्सपेंडिचर को, मतलब आपके एक्सपेंडिचर कम रह जाए और रेवेन्यू आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सरप्लस बजट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के बजट होते हैं, बैलेंस, डेफिसिट और सरप्लस। ठीक है, संतुलित बजट, घाटा बजट और अधिशेष बजट। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये आर्टिकल किसके तहत मेंशन है, तो 112 के तहत मेंशन है। और साथ ही आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, ये एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ये मैं श्योर नहीं हूँ कि लेवल 3 या लेवल 5, बट किसी एक पेपर में ये पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो आप। क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर रेलवे बजट वॉज प्रेजेंटेड फ्रॉम नॉर्मल बजट इन इंडिया। ठीक है, इन विच ईयर रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्मल बजट इन इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भारत में किस वर्ष में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। तो साथियों ये आपको याद रखना है कि एक्वर्थ कमेटी, एक पर्सन थे विलियम एक्वर्थ, तो उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी जिसको बोलते हैं एक्वर्थ कमेटी। तो इनकी रिकमेंडेशन पर ये काम किया गया था, और ये कब किया गया था, 1924 में। मतलब 1924 तक जो आपके बजट थे वो दोनों साथ में पेश किए जाते थे, बट 1924 से जो दोनों हैं ये इनको अलग कर दिया गया। तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, वो क्या है, तो साथियों वो ये चीज़ है कि जैसे एक्वर्थ कमेटी वाली चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ, बट 2016 में एक बड़ा चेंज किया गया। वो क्या कि वापस से जो आपका रेलवे बजट है वो मर्ज कर दिया गया नॉर्मल बजट के साथ। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 2016 और 1924 और एक साल और हमने पढ़ा था 1860। 1860 क्या था भाई, 1860 था जी इस टाइम पे जेम्स विल्सन, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन बजटरी सिस्टम, इन्होंने भारत का पहला बजट जो है इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, 1924 में क्या हुआ था जी, 1924 में एक्वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन पर रेलवे बजट को आम बजट एनबी मतलब नॉर्मल बजट से अलग कर दिया गया था। 2016 में क्या हुआ कि भाई रेलवे बजट और नॉर्मल बजट को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो आप। क्वेश्चन में पूछा गया है विच डिपार्टमेंट अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स द बजट। तो भाई बजट को वित्त मंत्रालय के अधीन कौन सा विभाग जो है जो कि प्रिपेयर करता है, तो ये आपको याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ये इसको प्रिपेयर करता है। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ये किसके अंडर आता है, तो ये अंडर आता है जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आपको ये डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। और इस डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी डिविजन्स होती हैं,
उसमें से एक डिवीजन होती है जिसको बोलते हैं बजटरी डिवीजन, बजटरी नहीं बजट डिवीजन। तो जो ये बजट डिवीजन होती है ना, ये प्रिपेयर करती है आपके क्या, बजट को, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो आप। क्वेश्चन में दिया गया है हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट किसने इंट्रोड्यूस किया। साथियों यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, वो ये है कि आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का। यहाँ पर इंडिपेंडेंट दिया गया, रिपब्लिक नहीं दिया गया, यहाँ पर गणतंत्र नहीं दिया गया। देखो रिपब्लिक का मतलब है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर अभी तक भारत केवल आज़ाद हुआ है, ठीक है ना जी। तो इंडिपेंडेंट इंडिया अगर आपसे पूछता है तो इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आर शमुखन छेत्री। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट इंट्रोड्यूस करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था आर शमुखन छेत्री। और इन्होंने कब इंट्रोड्यूस किया था, तो आपको वो टाइम भी पता होना चाहिए। तो वो डेट थी 26 नवंबर 1947। और इस टाइम पर गवर्नमेंट जो थी वो थी इंतरिम गवर्नमेंट, ठीक है। प्रॉपर इलेक्शन जो थे इस टाइम पर हुए नहीं थे, तो इंतरिम गवर्नमेंट थी आपकी। उस टाइम पर ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो 26 नवंबर 1947 को इन्होंने बजट को इंट्रोड्यूस किया था। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जब भारत रिपब्लिक हो चुका था, ठीक है। तो रिपब्लिक इंडिया में जो पहला बजट इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, वो भी आपको नाम याद रखना चाहिए, उनका नाम था जॉन मैथाई, ठीक है। तो इन्होंने जो है रिपब्लिक इंडिया में पहला बजट इंट्रोड्यूस किया था। इस क्वेश्चन को देखें साथियों आप, इन विच ईयर वॉज इंडिया फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेड। तो इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिजिटल फॉर्म में जो बजट पेश करने शुरू हुए थे वो हुए थे 2021 से 22 तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 से, फिर उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2022 में, फिर फाइनेंशियल ईयर 2023 में, ठीक है। तो अभी तक 3 साल तक जो है आपके पेपरलेस बजट, या तो सॉरी 3 साल नहीं अभी तक 3 बार आपके जो है पेपरलेस बजट इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और 2021 से स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखें साथियों, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट बजट इन इंडिया। पहली ऐसी महिला जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया। साथियों याद रखना, अगर ये पूछता केवल पहली ऐसी महिला का नाम बताओ जिन्होंने बजट इंट्रोड्यूस किया, तो उनका नाम है इंदिरा गांधी। बट अगर ये ऐसी बोल दे कि फर्स्ट फुल टाइम वुमेन एफएम, मतलब फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने बजट पेश किया, तो तब नाम जो है आपका वो जाएगा निर्मला सीतारमण, क्योंकि ये पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए कि फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने बजट को इंट्रोड्यूस किया उनका नाम निर्मला सीतारमण है। बट इस क्वेश्चन में पूछा गया कि पहली वुमेन ऐसी जिन्होंने बजट को इंट्रोड्यूस किया, तो आपका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी जिस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी ना, उसी टाइम पर इन्होंने बजट को इंट्रोड्यूस किया था। और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि ऐसी सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस पद पर रहते हुए बजट को जो है इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इससे पहले इनके फादर साहब जवाहरलाल नेहरू वो इस चीज़ को कर चुके हैं। और इन आने वाले टाइम में जो राजीव गांधी है वो थर्ड ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो कि इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य एक बार देख लेते हैं, हालांकि इनमें से कुछ हमने डिस्कस कर लिए कि शी वॉज सेकेंड इन द सीरीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने बजट को इंट्रोड्यूस किया था, पहले जवाहरलाल नेहरू और तीसरे राजीव गांधी थे। ऑल्सो फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ये हम देख चुके हैं निर्मला सीतारमण जी। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस साल का बजट मिला के इन्होंने टोटल अभी तक 5 बार जो है बजट को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो ऐसी करने वाली भी ये पहली महिला नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो आप। क्वेश्चन में पूछा गया है जीरो बेस्ड बजट वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। तो भारत में जीरो बेस्ड बजट जो सिस्टम है वो कब से यूज़ किया गया है और पहली बार वो कब यूज़ हुआ है, तो वो पहली बार वाला साल आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 1987। अब जीरो बेस्ड बजट क्या होता है भाई जीरो बेस्ड बजट में हम क्या करते हैं कि नई, मतलब जो भी हम जब नया साल से लेते हैं उसको कंसिडरेशन उसकी करते हैं,
तो वहाँ पर हम उसके जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चे होंगे उनको ज़ीरो कर देंगे, मतलब चीज़ों को फ्रेश से कंसिडर करेंगे, इसीलिए इसका नाम ज़ीरो रखा गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन में पूछा गया हु डिलीवर्ड द लॉन्गेस्ट स्पीच इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे बड़ी बजट की स्पीच जो है वो किसने डिलीवर की थी, तो उनका सही नाम है निर्मला सीतारमन। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने 2 घंटे और 42 मिनट की जो है स्पीच को डिलीवर किया था। ठीक है, और एक इसके साथ साथ आपको एक फैक्ट और पता होना चाहिए कि सबसे छोटी स्पीच का जो श्रेय जाता है वो जाता है हीरू भाई मुलजी भाई पटेल, और इन्होंने कब दी थी ये स्पीच, 1977 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन में पूछा गया हु हैज़ डिलीवर्ड द बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो सबसे अधिकतम जो बजट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, तो इसका सही आंसर होगा मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार 10 टाइम्स जो है बजट को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन में पूछा गया हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया। देखो वही क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस किया था कि रिपब्लिक इंडिया या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर बोलता है इंडिपेंडेंट इंडिया केवल तो आपका सही होगा आर के शमुखम चेट्टी। बट अगर आपसे पूछता है रिपब्लिक इंडिया तो यहाँ पर सरकार जो है आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, तो सही आंसर होगा जॉन मैथाई। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, और उन्होंने कब प्रेजेंट किया था, तो 26 फरवरी 1950। और आर के चेट्टी साहब ने जो इंट्रोड्यूस किया था वो किया था 26 नवंबर 1947। ठीक है, याद है ना, इंतरिम गवर्नमेंट, और यहाँ पर ये फुल टाइम जो है फाइनेंस मिनिस्टर हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन में दिया गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 266 आर्टिकल में जो है मेंशन है। ठीक है, इसका जिक्र है। और एक और आपको एक और बात आपको याद रखनी है कि 267 जो है ना, ये आर्टिकल में कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया मेंशन है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसका जो हेड होता है वो होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, और ये फाइनेंस सेक्रेटरी जो है ये पद किसके बिहाफ पर होल्ड करता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। हालांकि ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसको देख लेते हैं एक बार कि भाई आर्टिकल 267 के तहत मेरा क्या मेंशन है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और 266 के तहत क्या मेंशन है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन जो होती हैं आपकी लोन्स एसेट्स वगैरह की और जो डिविडेंड्स वगैरह की होती है वो इस बैलेंस के तहत, इस फंड के तहत जो है रजिस्टर की जाती है या मेंशन की जाती है या इसके अंदर की जाती है। ठीक है, इसके अंदर वो ट्रांजेक्शन की जाती हैं। जबकि अगर कोई भी ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन बनती है या कोई ऐसा मतलब आपदा आ जाती है या कुछ भी ऐसा हो जाता है जो चीज़ प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, तो अब अगर कोई इमरजेंसी फंड निकालना होता है तो हम निकालते हैं इस पर्टिकुलर फंड से। ठीक है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। इसके हेड जो होंगे वो होंगे फाइनेंस सेक्रेटरी, और किसके बिहाफ पे ये इस पद को होल्ड करेंगे, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। मतलब इससे पैसा निकालना है तो सरकार की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर इससे पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो सरकार एक बिल लेके आती है जिसको बोला जाता है अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, तो ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज कैपिटल एक्सपेंडिचर मेंशन इन यूनियन बजट 2023-24। तो भाई ये जो इफेक्टिव परसेंटेज है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ये है 4.5%। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है भाई, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसमें सरकार जो है उन चीज़ों पर खर्च करती है जिससे पैसे वापस आने की जो है मतलब वो, ठीक है, जिससे कुछ डिविडेंड मतलब मिल सके। जैसे एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स पे आपको प्रॉफिट मिलता है, लैंड जो है, बिल्डिंग्स जो है, मशीनरी जो है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स जो है। ठीक है, ये सब कैसे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का भाग है। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपकी बार कितना रहने वाला है, 10 लाख करोड़। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है सरकार 2023 से 24वें साल में, 2023 से 2024 तक सरकार कितना एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि उनका हो जाएगा, वो है 45 लाख करोड़। ये फिगर भी साथियों आपको याद रखनी है, एटलीस्ट उतनी फिगर याद करनी है जितनी इसमें लिखी हुई है इस पीडीएफ में। ठीक है, पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, रियल जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू गो बाय -% इन फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24। तो 2023 से 24 तक कितना एस्टिमेट किया जा रहा है कि आपकी जीडीपी जो है उतनी बढ़ जाएगी, तो इसका सही आंसर है 7%।
तो 7% तक अनुमान लगाया जा रहा है कि जीडीपी आपकी जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, और ध्यान देना मैं यहाँ पर रियल जीडीपी की बात कर रहा हूँ, नॉमिनल की नहीं। इस क्वेश्चन को देखो, हाउ मेनी प्रायोरिटीज आर डिफाइंड अंडर यूनियन बजट 2023-24। तो भाई इस यूनियन बजट के अंडर टोटल 7 प्रायोरिटीज जो हैं डिफाइन की गई हैं, और ये 7 प्रायोरिटीज क्या हैं, तो इनका नाम दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है कि 7 प्रायोरिटीज का नाम क्या है, सप्तऋषि। ठीक है, तो 7 प्रायोरिटीज आपको लिखी गई हैं आपकी स्क्रीन के सामने। पहली है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये टोटल 7 प्रायोरिटीज है, इनको बोला क्या गया है, सप्तऋषि, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर उसमें देखो क्वेश्चन में दिया गया द टारगेट ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज। तो भाई सिकल सेल अनीमिया को भारत से भगाने का टारगेट जो है वो कितना रखा गया है, तो 2047। इस पर्टिकुलर बजट में ये चीज़ क्लियरली मेंशन है, जो सिकल सेल अनीमिया है उसको एलिमिनेट करने का जो टारगेट है वो 2047। इस क्वेश्चन को देखो आप, विल बी सेटअप फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन। तो भाई एंशिएंट इंस्क्रिप्शन जो प्राचीन इंस्क्रिप्शन जो है हमारे, ठीक है, उनको डिजिटाइज करना, उनको डिजिटल उसमें लाना, उसके लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम क्या है, भारत श्री। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो भारत श्री है ना, ये इसीलिए चलाई गई है ताकि इनका डिजिटाइजेशन किया जा सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में दिया गया है विच योजना विल बी स्टार्टेड टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू द यूथ। तो भाई यूथ को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए कौन सी योजना चलाई गई है, तो इसका सही आंसर होगा पीएम कुशल विकास योजना 4.0। ठीक है, तो ये योजना आपको ध्यान रहनी चाहिए, हालांकि आपको पता भी होगा शायद। इस क्वेश्चन को देखो, विच स्मॉल सेविंग स्कीम विल बी स्टार्टेड फॉर वुमेन। तो वुमेन के लिए कौन सी स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसको स्टार्ट किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा महिला सम्मान बचत पत्र। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और इस स्कीम के तहत क्या होगा कि 2 साल के लिए महिलाओं को 2 लाख तक की लोन की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और इसमें केवल वुमेन जो हैं वो एलिजिबल हैं, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। और इसका इंटरेस्ट को 7.5% के आसपास है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप, मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 15 लाख से, तो 15 लाख से बढ़ा के ये कितनी कर दी गई है, तो इसका सही आंसर होगा 30 लाख, तो 30 लाख तक बढ़ा दी गई है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को देखो, ग्रीन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किस पर्टिकुलर स्कीम की बात की गई है इस साल के बजट में, तो ये दोनों स्कीम जो हैं इंट्रोड्यूस की जाएंगी, पीएम प्रणाम और पीएम मिष्टी। तो जो पीएम प्रणाम है ना, ये जो स्कीम है इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हो, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ना, ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, और जो पीएम मिष्टी जो है ये मैनग्रोव से रिलेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों स्कीमों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखो आप, हाउ मेनी लैब्स विल बी लॉन्च फॉर 5G सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन इन इंडिया। तो भाई इस साल के बजट में साफ मेंशन किया गया है कि 5G बेस्ड सर्विसेज के लिए टोटल हम 100 लैब खोलने वाले, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखो, हाउ मच कैपिटल आउटले हैज बीन प्रोवाइडेड टू रेलवेज इन यूनियन बजट 2023-24। तो भाई 23-24 के लिए केंद्र बजट से कितना पैसा जो है रेलवे को प्रोवाइड किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा 2.4 लाख करोड़। ठीक है, ये फिगर साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिनका वो पूछता है। एक तो सबसे हाईएस्ट फंड, सबसे ज़्यादा फंड जो जिसको मिला है उस मिनिस्ट्री का नाम पूछेगा, और एक आपसे जैसे जो रेलवेज वगैरह हैं, डिफेंस वगैरह हैं, इनकी वो पूछ ही लेता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द टारगेट फॉर फिजिकल डेफिसिट फॉर द ईयर 2025-26। तो 25-26 के लिए जो फिजिकल का टारगेट रखा गया है, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है, वो रखा गया है बिलो 4.5%। ठीक है, और इस साल के लिए जो टारगेट रखा गया है साथियों, वो रखा है 5.9% ऑफ जीडीपी। ठीक है, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि 23-24 के लिए ध्यान देना साथियों, यहाँ 23-24 है, और ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ वो है 25-26। तो 25-26 के लिए जो टारगेट रखा गया है वो 4.5% से नीचे रखा गया है, और इस साल ये बताया गया कि हो सकता है कि वो इतना बढ़े 5.9% तक रहे जीडीपी के। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो आप, पीएम विश्वकर्मा कुशल सम्मान पैकेज हैज बीन लॉन्च फॉर विच कैटेगरी ऑफ पीपल।
तो भाई ये पर्टिकुलर योजना जो है किस कैटेगरी के लोगों के लिए जो है बताई गई है, लॉन्च की गई है। तो साथ ही इसका सही आंसर होगा फॉर क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिजन्स। ठीक है, तो आपको पता होगा विश्वकर्मा डे मनाया जाता है। ठीक है, जिसको पता होगा वो इसका आंसर इजीली मार्क कर पाया होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, इन द न्यू टैक्स रिजीम व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स विल बी चार्ज ऑन द पर्सन्स हैविंग इनकम बिटवीन 3 and 6 लाख। तो 3 से 6 लाख के बीच में जिनकी इनकम है उन पर नए टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग कितना परसेंट इनकम टैक्स लगाया जाएगा। तो इसका सही आंसर है 5%। हालांकि इस पर्टिकुलर बजट में ये आपको फ्रीडम दी गई है कि आप पुराने टैक्स रिजीम पे भी जा सकते हैं। ठीक है, ये जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे चार्ट में कि 0 से 3 लाख तक के लिए, 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, तो ये आपको साफ दिख रहा होगा कि 0 से 3 लाख के लिए नील, कोई परसेंट नहीं, 3 से 6 लाख के लिए 5%, और 6 से 9 10%, और ऐसे चलेगा 15, 20 और 30% तक। ठीक है, ये टैक्स रेट होगी और ये अपनी नई रिजीम होगी। ठीक है, तो एग्जेम्पशन आपको कहाँ तक है, 3 लाख तक नए टैक्स के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो आप, विच मिनिस्ट्री हैज़ बीन अलोकेटेड हाईएस्ट फंड इन यूनियन बजट 2023-24। ये काफ़ी अच्छा सवाल है साथियों, ये आने की गुंजाइश है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आपकी बार सबसे ज़्यादा जो है फंड अलोकेट किए गए हैं। इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 5.94 लाख करोड़ पे जो है पैसे दिए गए हैं। तो ये फिगर आपको याद रखनी चाहिए कि 5.94 लाख करोड़ जो ये किसको मिले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और ये सबसे बड़ी पूंजी है। ये हम देख चुके हैं, रेलवेज को 2.4 लाख करोड़ मिले हैं। ठीक है, बाकी मिनिस्ट्रीज का भी आप देख सकते हैं। एटलीस्ट टॉप 3 का आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 जीडीपी ग्रोथ इन 2022-23 इज एक्सपेक्टेड टू बी। तो 22-23 के बीच दरमियान जो हमारी ग्रोथ जो है वो कितनी होने वाली है, वो है, इसका सही आंसर है साथियों 7%। ठीक है, तो ये फिगर आपको याद रखनी चाहिए, 7% की ग्रोथ हम हो सकता है कि अचीव कर लें। यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज ईयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो भाई यूनाइटेड नेशन ने कौन सा साल जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह घोषित किया गया है। तो 2023 का जो साल है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ साथियों आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि यूनियन बजट 2023-24 में मिलेट्स को किस नाम से संबोधित किया गया है, श्री अन्ना। ठीक है, तो श्री अन्ना आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि मिलेट्स का भारत जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स वो कहाँ है, हैदराबाद में। ये मैंने एक स्टैटिक फैक्ट यहाँ पर जोड़ दिया है। इस क्वेश्चन को देखो, मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू दिस ईयर बजट कम्स फ्रॉम। तो भाई जो सरकार के पास पैसा आता है उसमें सबसे बड़ा चंक जो है वो किसके द्वारा आता है। तो उसका सही आंसर है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। तो पैसा उधार उठा के या कहीं से लेके जो सरकार के पास सबसे बड़ा जो चंक है वो इसका है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होगे कि भाई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ठीक है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से जो है पैसा इतने % तक आ रहा है, 34% तक। ठीक है, इसके साथ साथ फिर अगला जो चंक है वो किसका है, कॉरपोरेशन टैक्स का, उसके बाद किसका, इनकम टैक्स का। ठीक है, और साथ ही साथ जीएसटी का 17%। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि जो सरकार का एक्सपेंडिचर होता है, अभी तो हमने रेवेन्यू देखा, तो अगर मैं बात करता हूँ सरकार का एक्सपेंडिचर जो है उसका मेजर चंक किस में जा रहा है। तो सरकार ने उधार लिए थे ना पैसे, लोन से लिए थे ना, तो वो लोन को देने में, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट्स में सबसे ज़्यादा सरकार का पैसा जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे कि 20% तक पैसा जो है आपका इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। और उसके बाद आपका जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वगैरह हैं उनमें पैसा जाता है काफ़ी। ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए आपको, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि सबसे मेजर भाग जो है एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू का वो किससे आता है और किससे जाता है। ठीक है साथियों, तो साथियों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मैं आपसे 2 चीज़ें डिमांड करता हूँ। एक तो आप वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी आपका सुझाव है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। जल्दी हम और भी वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।